हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि डेली मंडे टू सैटरडे 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड आप ये जो आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं इनको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्युएशन के लिए। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन, और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसे पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक आज का सेशन है, हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। कहाँ से? हमने ये क्वेश्चन लिए हैं GS1 एंड GS2 से। एक क्वेश्चन सोसाइटी से है और दूसरा क्वेश्चन है गवर्नेंस से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई इशू होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। एंड हमेशा की तरह सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने लिया है सोसाइटी से। टॉपिक क्या है? अर्बनाइजेशन। ठीक है, एंड एक 15 मार्कर है। आपको इसको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इंडियाज अर्बनाइजेशन प्रोसेस हैज़ बीन लार्जली मेसी एंड हिडन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको आपको डिस्कस करना है। उसके बाद क्या पूछा गया है? हाउ डज द नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी TOD पॉलिसी सीक टू एड्रेस द अर्बनाइजेशन रिलेटेड इश्यूज इन इंडिया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे हमेशा की तरह। उसके बाद क्या पूछा गया है कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है, ये जो शहरीकरण की प्रक्रिया है, ये काफ़ी मैसी है और काफ़ी हिडन है। तो आपको बताना होगा कि किस तरह से ये प्रोसेस मैसी है, किस तरह से हिडन है। तो ये आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना होगा कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको किस तरह से ये जो पॉलिसी है, नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी TOD पॉलिसी, ये किस तरह से उस इशू को एड्रेस करती है, किस तरह से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये 15 मार्कर है, काफ़ी लंबा ये क्वेश्चन है, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट्स हो जाएंगे? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आप बताइए कि किस तरह से ये जो अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण की प्रक्रिया है, ये हिडन है। फिर बताइए किस तरह से मैसी है। फिर आप बताइए इस पॉलिसी के बारे में, और आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे जो आपको एड्रेस करने होंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, बैकग्राउंड के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। नंबर 1, अर्बनाइजेशन, कि ये होता क्या है। अर्बनाइजेशन, देखिए इसका मतलब क्या होता है। जब आप माइग्रेट करते हो सिटी वाले एरिया में, या फिर वहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन भी चेंज होता है। एग्रीकल्चर से जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रेडिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जब आप इनको अपनाना स्टार्ट कर देते हो, इसको क्या बोला जाएगा? अर्बनाइजेशन। मीन्स आप अर्बन होने लग जाते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरा, ये कैसे डिसाइड होगा कि ये एरिया अर्बन एरिया है? तो इसका कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि जो हमारा 2011 सेंसस है,
वो उसकी क्या डेफिनेशन है अर्बन एरिया की? सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि ऑल द प्लेसेस हैविंग, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होगी या फिर कॉरपोरेशन होगा, कोई कैंटोनमेंट बोर्ड होगा सीबी, या फिर कोई नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी होगी। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा कहाँ पे? पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा जब आप 73rd 74th अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है। सेकंड क्या है? इसके अलावा वो प्लेसेस जहाँ पे पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी 400 स्क्वायर किलोमीटर है कम से कम, या फिर एक क्राइटेरिया और है, वो ये है कि वहाँ की जो मेल पॉपुलेशन है एटलीस्ट 75% पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बैकग्राउंड है कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, उसको डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है। दो क्राइटेरिया हमने देखे, 2011 सेंसस का एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ क्या है? देखिए अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने इसको नोट नहीं किया हो ना तो इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, और फिर एक चीज़ और आपको समझनी होगी, वो ये कि अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है। देखिए मान लीजिए ये अर्बन एरिया है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसका एक्सपेंशन होता है टूवर्ड्स पेरीफेरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे होते हैं ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया यहाँ पे होते हैं। तो ये सिटी का एक्सपेंशन, अर्बन एरिया का जो एक्सपेंशन हो रहा है टूवर्ड्स पेरीफेरी, इसको क्या बोला जाएगा? अर्बन स्प्रॉल। ये सब टर्म्स आपने पढ़ी होगी जब आप सोसाइटी में इस चीज़ को पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन को। अब देखिए जो अर्बन स्प्रॉल होता है, इसमें क्या हो रहा है? सिटी का एक्सपेंशन हो रहा है, सिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या इश्यूज होते हैं? देखिए जब सिटी का एक्सपेंशन होता है तो जो दूर वाले एरिया होते हैं, ये जो पेरीफेरी वाले एरिया होते हैं, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे देना है, इन एरिया के लोगों को देना है, तो उसमें क्या इश्यूज आएंगे? एक तो जो ट्रिप की लेंथ होती है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, लोगों को आना होगा यहाँ पे सिटी में, तो क्या होगा? जो प्राइवेट व्हीकल्स होंगे उनका यूज ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा? इससे पोल्यूशन ज़्यादा होगा। इन वाले एरियाज़ में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये पूरा बैकग्राउंड है जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि ये जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन का, इसमें क्या इश्यूज हैं वो आपको बताने होंगे। देखिए मेन इशू ये है कि कितना एरिया इंडिया का वो अर्बन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अभी तक सही से क्वांटिफाई नहीं किया गया है। इशू क्या है? एक तो वो जो क्राइटेरिया है सेंसस का जो डिफाइन करता है कि ये एरिया अर्बन एरिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे एरियाज ऐसे होते हैं जो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, लेकिन उसमें अर्बन लाइक फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो पेरीफेरी वाले एरियाज होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है? मेसी एंड हिडन। एक्चुअली ये 2015 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट थी जिसने ये कहा था कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है ये लार्जली मेसी है, लार्जली हिडन है। तो अब ये दोनों जो वर्ड हैं ये आपको एक्सप्लेन करने होंगे, क्योंकि देखिए जब तक आपके पास करेक्ट एस्टिमेट नहीं होगा पॉपुलेशन का, तो आप किस तरह से उनकी डिमांड को एड्रेस करेंगे, किस तरह से आप पॉलिसी बनाएंगे, वो एक इशू है। तो सबसे पहले आता है हिडन अर्बनाइजेशन। हिडन मतलब छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? मतलब जो एस्टीमेट है पॉपुलेशन के कि कितनी पॉपुलेशन अर्बन है, उसमें कुछ चीज़ छुपी हुई है, मतलब करेक्ट एस्टीमेट हमारे पास नहीं है। तो यही चीज़ आपको बतानी होगी। देखिए जो 2011 का सेंसस है वो बोलता है कि 31% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है, लेकिन कुछ एस्टीमेट और भी है हमारे पास, वो जैसे कि 2010 का डाटा है वो ये बताता है कि ऐसी पॉपुलेशन जो अर्बन लाइक फीचर्स वाले एरियाज में रहती है वो कितनी है? 55.3%। देखिए लगभग डबल है। तो इसको कहा गया है
हिडन अर्बनाइजेशन, हमको पता ही नहीं है कि वास्तव में कितना पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हिडन अर्बनाइजेशन। अब देखिए हिडन अर्बनाइजेशन क्यों है, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया में वो शामिल नहीं होते हैं, इसलिए उनको अर्बन एरिया नहीं माना गया है, लेकिन सारे फीचर्स वहाँ पे अर्बन एरिया के ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्बनाइजेशन जो कि हिडन है। अब दूसरा आता है मेसी, मतलब काफ़ी गंदा सा। ठीक है, मेसी का हिंदी में ये वर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए मेसी किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, एक तो अर्बन स्प्रॉल हमको देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा स्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हमको अर्बन एरिया में देखने को मिलती हैं और इसको कहा जा रहा है मेसी अर्बनाइजेशन। अब देखिए अर्बन स्प्रॉल, इसमें क्या होता है, क्योंकि सिटी काफ़ी कंजस्टेड हो रही है तो वहाँ के जो लोग हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं पेरिफेरल एरिया में। ठीक है, इसको कहा जाएगा अर्बन स्प्रॉल। अब ये जो इशू है अर्बन स्प्रॉल का हो गया, इसको रिजोल्व करने के लिए जो पॉलिसी लाई गई है वो पॉलिसी है नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, TOD पॉलिसी। अब देखिए इस पॉलिसी को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए इसके लिए पहले हम ये बहुत अच्छा एक इमेज है, डायग्राम है, इसको समझते हैं। देखिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिट का मतलब क्या है, जिस मीडियम से आप ट्रांजिट करते हो, जैसे कि मेट्रो हो गया, रैपिड बस सर्विस हो गई, इनको कहा जाएगा ट्रांजिट मैकेनिज्म। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि कहाँ पे ये मीडियम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखिए ये जो आप यहाँ पे फ्लो डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो रेड सिंबल आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मेट्रो के स्टेशंस हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मेट्रो के स्टेशंस। अब इनको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट किया जाएगा। देखिए क्या किया है, जैसे ये एक स्टेशन है तो इसका एक इन्फ्लुएंस एरिया होगा अराउंड 500 to 800 मीटर वाला एरिया, ये इन्फ्लुएंस एरिया होगा और इस एरिया को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया जाएगा। काफ़ी इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी डेंसिफाइड ये एरिया होगा, काफ़ी कंजस्टेड ये एरिया होगा और यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, सारी बेसिक जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी और पर्पज़ क्या है कि इस एरिया के जो लोग होंगे उनको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके। और ये लोग क्या करेंगे, ये प्राइवेट व्हीकल यूज नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी पास में इनको एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, अर्बन स्प्रॉल नहीं होगा क्योंकि जो सेंटर है उसके आसपास ही पॉपुलेशन को रखा जाएगा। इसके अलावा देखिए क्योंकि अब लोगों के पास काफ़ी अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है, तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जैसे कि मान लो मेट्रो हो गया, तो ये काफ़ी वायबल हो जाएगी इकोनॉमिकली, काफ़ी इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों का सल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। एंड क्योंकि प्राइवेट व्हीकल काफ़ी कम होंगे तो पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, पोल्यूशन कम होगा, सारी की सारी जो नीड्स हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, तो जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पज़ है TOD जो पॉलिसी है उसके पीछे, और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने बात कर ली कि हिडन क्या है, मेसी क्या है। अब हम आते हैं TOD के ऊपर। देखिए TOD में क्या आपको लिखना है कि इट इंटीग्रेट्स लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। ठीक है, लैंड का किस तरह से यूज होगा और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको आपको इंटीग्रेट करना है और उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। कैसे, मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेशन हैं उसके आसपास एक इन्फ्लुएंस जोन होगा और वहीं पे काफ़ी डेंसिफिकेशन प्लानिंग की जाएगी, काफ़ी डेंसिफाइड वो एरिया होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कंजेशन कम होगा। ठीक है, इट सीक्स टू रिड्यूस कंजेशन। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो उस एरिया में काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो कि किस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, कि आप वॉकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, साइकिलिंग को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी पास में ही आपके एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आपको काफ़ी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी,
जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं आपको उसी एरिया में प्रोवाइड कराई जाएंगी, एक्सीडेंट्स वगैरह कम होंगे, कंजेशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, इंजरीज वगैरह कम होगी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है टीओडी का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब देखिए मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, पूरा टॉपिक ही मैंने आपको समझा दिया है, तो इसको आप अपने वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जो इस क्वेश्चन की डिमांड है। अब आता है कंक्लूजन। देखिए किस तरह से आप कंक्लूड करोगे, आप बता सकते हैं कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया है, इसको जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनको अच्छे से इसको फॉलो करना चाहिए विद ग्रेट जील, ठीक है। जैसे कि टीओडी पॉलिसी हो गई, स्मार्ट सिटीज़ पॉलिसी हो गई, इनको इंटीग्रेट करना चाहिए और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनको इनको सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, ये जो पूरी पॉलिसी और जो अर्बनाइजेशन वाला जो चैप्टर है ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है और जो क्वेश्चन की डिमांड है वो भी मैंने यहाँ पे एड्रेस कर दी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया है ख़त्म। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि गवर्नेंस से है। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन पॉलिसी मेकिंग एपरेटस सफर्स फ्रॉम पुअर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इट्स इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। देखिए हमेशा हमारे इंडिया में ये बात होती है कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं तो एक तो पुअर पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, अच्छे से पॉलिसी नहीं बनाई जाती हैं, डिमांड क्या है लेकिन हम क्या पॉलिसी बना रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर पॉलिसी बन भी गई तो उसके बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं होता है। तो ये इस फर्स्ट स्टेटमेंट में बात कही गई है। अब इसके बाद पूछा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं। उसके बाद आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने होंगे। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें आप बताइए कि किस तरह से इश्यूज है हमारे पॉलिसी में, ठीक है। देन आप रीजंस बताइए कि ऐसा क्यों होता है, फिर आपको सॉल्यूशंस बताने होंगे और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो इसको देख लेते हैं। देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, आप जो इश्यूज हैं वो बता दीजिए कि इंडिया में जो पॉलिसीज हैं उनमें क्या इश्यूज हैं। सबसे पहला पुअर फॉर्मुलेशन जो बात कही गई है, और अगर बन भी गई, अगर कोई अच्छी पॉलिसी बन गई तो इम्प्लीमेंट वो सही से नहीं होती है, ठीक है। इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से पुअर जो पॉलिसीज़ हैं वो बनती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि बंगाल के इलेक्शन आए तो आप देख लीजिए बजट में बंगाल के लिए कितने सारे स्कीम्स थी, भले उसको ज़रूरत हो चाहे ना हो। अभी यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं तो देखिए जो पॉलिसीज़ बन रही हैं ओबीसी रिजर्वेशन वाली, कुछ लोगों का एलिगेशन है कि वो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, ठीक है। फार्म लोन वेवर आप देख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं। पता नहीं वो कितने लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, कितनों को नहीं होती है, ठीक है। इसकी आप बात कर सकते हैं। आप आयुष्मान भारत की बात कर सकते हैं कि पूरे इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन आप देख लीजिए कि कितने सारे लीकेज वगैरह होते हैं, करप्शन होता है, जो मेन बेनिफिशियरी है उसको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है, भले ही वो आपका डीबीटी हो, ठीक है, जो आपका ये पीडीएस सिस्टम वगैरह होता है। तो ये सब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ सही से नहीं होता है, ठीक है। इसको आप अपने वर्ड्स में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम आते हैं रीजंस के ऊपर कि क्या कारण है जिसकी वजह से या तो पॉलिसी अच्छी बनती नहीं है और अगर बन भी जाए तो इम्प्लीमेंट नहीं होती है सही से। तो देखिए सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन इन डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, तो हमारे यहाँ पे सिंगल मिनिस्ट्री नहीं है बल्कि उसमें भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे कि रेलवे अलग हो गया, एविएशन अलग हो गया, हाईवे अलग हो गया। तो अलग अलग जो है इसमें फ्रेगमेंटेशन किया हुआ है। जबकि देखिए हर एक मिनिस्ट्री का, जैसे मान लीजिए रेलवे है तो रेलवे का इफेक्ट पड़ेगा एविएशन पे भी और हाईवे के ऊपर भी, ठीक है। तो काफ़ी सारे फ्रेगमेंटेशन है और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, ये साइलोज में काम करती है। मतलब इनका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी नैरो होता है, काफ़ी संकुचित होता है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है। देन इन एडिकेट फेडरल कंसेंसस, मैंने बात की आयुष्मान भारत की कि सेंटर की स्कीम है लेकिन कुछ स्टेट उसको लागू नहीं करते हैं।
देन लैक ऑफ नॉन गवर्नमेंटल इनपुट्स एंड इन्फॉर्म डिबेट्स, मतलब देखिए डिबेट्स वगैरह सही से नहीं होती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि अभी फार्म लोन वेवर सॉरी जो भी फार्म बिल्स आए थे उसमें क्या एलिगेशन है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय नहीं ली गई है। इसके अलावा क्या है, लैक ऑफ सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड इंटीग्रेशन प्रायर टू पॉलिसी मेकिंग। वही बात हो गई, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डाटा नहीं लिया जाता है, प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया जाता है कि डिमांड क्या है, चाहिए कुछ और मिलता कुछ है, वो यहां पे आप लिख सकते हैं। देन लैक ऑफ एविडेंस बेस्ड रिसर्च, देखिए कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं भले ही वो सही से काम नहीं कर रही हों लेकिन फिर भी उनको आगे कंटिन्यू किया जाता है, और कुछ अच्छी पॉलिसी ऐसी होती हैं अब क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उनको बंद कर दिया जाता है। तो मतलब कहने की बात यह है कि रिसर्च के बेसिस पे कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है उसके बेसिस पे हम पॉलिसी को डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। देन पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिसीज, पॉपुलिस्ट पॉलिसी, चुनाव आ गए, इलेक्शन आ गए तो नई स्कीम आ जाएगी, ठीक है। अभी देख लीजिए किस तरह से यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस कर रही है, ठीक है। देन वर्कलोड प्रेशर ऑन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, देखिए करने वाले काफ़ी कम लोग हैं, स्टाफ वगैरह का इश्यू होता है, लेकिन धड़ाधड़ एक के बाद एक पॉलिसी आई जाती है, भले ही उनके पास इतना न तो स्टाफ है न उनके पास फंड्स हैं, वो पूरा इशू यहाँ पे होता है, तो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब आता है कि क्या मेजर्स लेने चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि इनपुट्स, तो इनपुट्स आपको अच्छे से लेने होंगे, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन होनी चाहिए। आप एक एडवाइजरी ग्रुप बना सकते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स भले वो प्राइवेट सेक्टर के हों उनको शामिल करें, ताकि आपको पता चले कि क्या डिमांड है और किस तरह की पॉलिसी हमको बनानी है। देन देखिए कंसोलिडेट करना होगा, इस तरह से फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहिए। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, उनको इंटीग्रेट हमको करना होगा। देन बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, देखिए जो एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही है उसको हमको पावर देनी चाहिए, जो एजेंसी फील्ड पे है, ठीक है, उसको पावर मिलनी चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए। देन नीड्स एंड डिमांड असेसमेंट सर्वे, ये वही बात हो गई कि रिक्वायरमेंट क्या है ये पता तो चले। किसी विलेज में मान लीजिए कि वहाँ पे इशू क्या है कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं किस बात की, हम पॉलिसी ला रहे हैं एजुकेशन की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया में क्या उनकी नीड है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ होती है मॉनिटरिंग, ठीक है, एंड रिव्यू। जो पॉलिसी बनती है उसका टाइम टाइम पे मॉनिटरिंग होना चाहिए और उसका रिव्यू भी होना चाहिए, ताकि उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन आप कर सकें, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मेजर्स। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कंक्लूजन की, तो देखिए काफ़ी आसान सा यहाँ पे कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि अगर आप बेटर गवर्नेंस चाहते हैं, अगर आप गुड गवर्नेंस इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये जो स्टेप्स आपने बताई हैं इनको आप इंटीग्रेट करिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा, काफ़ी अच्छा सा ये कंक्लूजन है जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे एड्रेस कर लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जहाँ पे हम कुछ लर्नर्स की जो आंसर शीट है उनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था अर्बनाइजेशन वाला, इन्होंने शुरुआत की उसकी डेफिनेशन से, लेकिन देखिए डेफिनेशन काफ़ी बड़ी आपने लिख दी है, इसको थोड़ा छोटा करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 मार्कर में जो आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होना चाहिए वो 3 से 4 लाइन के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आपने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की बात की है। अब देखिए हेडिंग दीजिए, यहाँ पे आपको हेडिंग देनी होगी कि मैसी एंड हिडन अर्बनाइजेशन, उसके बाद आप लिखिए, तो स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपने अर्बन स्प्रॉल की बात की है, वही डाटा आपने देने की कोशिश की है जो मैंने बताया है, ठीक है। तो ये पॉइंट सही है। इसके बाद आपने लिखा है कि अर्बन फूड प्रिंट्स, ये फुट प्रिंट्स होने चाहिए, आर ग्रोइंग एट ट्वाइस द रेट, ठीक है। इसके बाद आपने अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ की रेट को बताया, तो देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये बताना है कि किस तरह से हिडन है और किस तरह से मैसी है। जो चीज़ पूछी नहीं गई है उसको मत बताइए, क्योंकि स्पेस काफ़ी लिमिटेड होता है और होगा क्या कि जो की डिमांड है उसके लिए आपके पास स्पेस नहीं बचेगा। तो ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं लिखनी है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ें, क्या पूछा गया है वही हमें लिखना है, जो चीज़ नहीं पूछी गई है उसको मत लिखिए। इसके बाद आपने बताया है कि किस तरह से जॉब में डिक्लाइन हो रहा है। देखिए
इसका मतलब नहीं है, पूछा नहीं गया है। देन आपने बताया है कि ये जो क्राइटेरिया वाला जो हमने बात की थी कि किस तरह से ये जो कुछ चीज़ें हिडन है उसका कारण आपने बताया, तो ये अच्छी बात है। देन आपने अर्बन स्प्रॉल और स्लम की बात की है, मैसी किस तरह से होता है ये आपने बताया, तो ये पॉइंट भी आपने अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखिए जो पॉइंट रिलेवेंट नहीं है उनको मत लिखिए। अब देखिए आपने फिर से यहाँ पे बताया कि किस तरह से हिडन है, किस तरह से मैसी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने बता दिया है पहले, तो पॉइंट रिपीट क्यों कर रहे हो। होगा क्या कि आपके पास स्पेस नहीं बचेगा, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको कम मार्क्स मिलेंगे भले ही आपके पास नॉलेज है, ठीक है। तो पॉइंट्स को रिपीट मत करिए, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको मत लिखिए। इसके बाद आपने टीओडी के बारे में बताया है और आपने इसके पिलर्स बताए हैं। क्या पिलर्स हैं? इनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कॉम्पैक्ट वॉकेबल कम्युनिटीज़। अब देखिए जो जिस्ट है ना टीओडी की कि वो क्यों चाहिए, वो आपने एड्रेस नहीं की है कि किस तरह से ये जो इशू है अर्बन स्प्रॉल के, स्लम्स के, ठीक है, ये पॉलिसी किस तरह से उसको एड्रेस करेगी, ये आपने नहीं बताया है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि इसमें क्या होगा कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस जोन होंगे, वहाँ पे डेंसिफाइड वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, तो वो चीज़ आपने नहीं लिखी है। तो देखिए आपने जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस नहीं किया है, ठीक है। देन आपने इसके कंपोनेंट्स बताएं। देखिए ऐसे नहीं चलेगा ना, थोड़ा एक्सप्लेन आपको करना होगा, केवल पॉइंट लिख देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं बचा है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी जिसकी ज़रूरत थी नहीं, और हुआ क्या कि स्पेस नहीं बचा आपके पास, तो आपने इस तरह से यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा। कंक्लूजन आपने नहीं लिखा है, उसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ होती है डिमांड वर्सेज नॉलेज। नॉलेज आपके पास है लेकिन क्या वो नॉलेज काम की है? नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं गया है। तो एक बैलेंस बना के चलो, जो चीज़ पूछी गई है वही आपके आंसर में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है। कंक्लूजन आपने लिखा नहीं है, ऐसा मत करो, वो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो जो रिलेवेंट पॉइंट है वो आपने छोड़ दिए हैं। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। देखिए इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है, इसको छोटा करिए, 3 से 4 लाइन में होना चाहिए। क्या इन्होंने लिखा है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक तरह का इंटीग्रेशन होना चाहिए गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में, एंड पॉलिसीज़ को अच्छे से डिजाइन करना चाहिए। तो देखिए ठीक है, लेकिन और अच्छा हो सकता था। आप यहाँ पे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। फिर आपने लिखा है कि इश्यूज इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। क्या इश्यूज बताया कि एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन, ये सही है। एक्सेसिव ओवरलैप, ये भी सही है, आपने एग्जाम्पल भी दिए हैं। लैक ऑफ एनालिसिस आपने बताया, ये भी सही है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी सही है। देन आपने करप्शन बताया, तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। एक आध पॉइंट आपने छोड़ दिया है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देना, हमने डिस्कस किया है। देन क्या सोल्यूशन होने चाहिए, आपने बताया है कि सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, सेंटर स्टेट के बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए, जो नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स हैं उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए, मतलब वही एक्सपर्ट ओपिनियन की आप बात कर रहे हो। सिविल सोसाइटी की आपने बात की है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से आपने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, और सब रिलेवेंट पॉइंट्स हैं। फिर आपने कंक्लूजन किया है कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज़ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ स्टेट एंड अ गुड पॉलिसी हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड इकोनॉमी एंड एम्स टू अचीव द गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो ठीक है, अच्छा आपका कंक्लूजन है, कोई इसमें मुझे इशू नहीं दिख रहा है। बट जो इशू मुझे लगा वो ये कि आपने काफ़ी छोटा आंसर लिखा है। थोड़ा सा ना कंटेंट को आपको बढ़ाना होगा ना, ताकि जो 250 वर्ड्स हैं वो आप पूरा कर लें, क्योंकि एक 15 मार्कर है, ठीक है। तो यही मेरी ऑब्जर्वेशन थी। इसी के साथ ये जो सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को, हमारे इनिशिएटिव को आप सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।